हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो केमिकल काइनेटिक्स 8 लेक्चर हो चुका है। 9वां लेक्चर का वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज का है। ट्रांजिशन एलिमेंट 4 हो चुका है, वह कल परसों में बनाऊँगा। ठीक है, तो आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 9 का वीडियो मैं बना रहा हूँ। लेक्चर 8 तक का वीडियो आप लोगों ने पढ़ा, कोई दिक्कत हुआ आपने क्वेश्चन भी पूछा। आज का जो टॉपिक है बेटा बहुत महत्वपूर्ण है फॉर बोर्ड, और बोर्ड के साथ साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह यूपीटीयू का जो एग्ज़ाम होता है, किसी पर्टिकुलर अच्छी यूनिवर्सिटी बीएचयू का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम और नेट जेई तो है ही है, उस एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आज का जो बेटा जो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है वह है मॉलिक्यूलरिटी एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी मतलब होता है अभिक्रिया की आणविकता। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मतलब और अभिक्रिया की आणविकता, और स्यूडो मतलब होता है झूठा, धोखा। समझ में आ रहा है? तो छदम ऑर्डर रिएक्शन, झूठा ऑर्डर रिएक्शन, धोखेबाज ऑर्डर रिएक्शन, ये मैं अभी बताऊंगा ऐसा क्यों ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो 2 टॉपिक पढ़ेंगे, ये बोर्ड में लिखने के लिए सीधे आता है। व्हाट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। ठीक है, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। इज दैट क्लियर? आओ देखते हैं। यह जानने से पहले हम समझेंगे 2 चीज। क्या? जो भी रिएक्शंस होते हैं वह रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर है? एलिमेंट्री रिएक्शन। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन को मैं 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रहा हूं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, ध्यान दो। तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होता है विच प्रोसीड इन 1 स्टेप। वह रिएक्शन जो एक स्टेप में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर हो रहा है? दोज रिएक्शन विच प्रोसीड इन सिंगल स्टेप या 1 स्टेप, दिस रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर है? आइए आगे देखें। एंड दोज रिएक्शन विच प्रोसीड इन मल्टीपल स्टेप इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो रिएक्शन 2 प्रकार का है। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये दोनों टर्म इसमें आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो पहले ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। रिएक्शन 2 प्रकार का है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जो एक स्टेप में होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जो मल्टीपल स्टेप में होता है। ठीक है, छापो इसको। ठीक है, अब ध्यान दो, मिटाए, पॉज करके छाप लेना। ठीक है, अब मॉलिक्यूलरिटी समझो क्या होता है। इसको मिटा रहा हूं हेडिंग। अब मॉलिक्यूलरिटी को समझो। मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है मैं लिख दे रहा हूं, सीधे परिभाषा आपको समझ में आना चाहिए। द नंबर ऑफ molecules or atom, the number of molecules or atom of a reactant, the number of molecules or atom of a reactant in a elementary reaction, यह टर्म याद रखिएगा,
in a elementary reaction is called molecularity of reaction, is called molecularity of reaction। क्लियर हो रहा है? तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल या एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। यह परिभाषा आप एग्जाम में लिखोगे। समझ में आ रहा है? तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम ऑफ ए रिएक्टेंट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहाँ से यह क्लियर हो रहा है कि जो मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट है वह हमेशा किसके लिए उपयोग होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उपयोग होता है। किसके लिए उपयोग होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन। याद रखिएगा, जो मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट है वह केवल अप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मैं अभी कारण बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि ये सिंगल स्टेप में है, तो एक स्टेप में आप देखेंगे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आइटम आपस में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो वह कई स्टेप में हो रहा है, तो कई स्टेप में होगा तो बेटा कैसे मॉलिक्यूलरिटी बता पाएंगे? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम कैसे बताते हैं? हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी बताते हैं। समझ में आ रहा है? तो यह चीज़ याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ओनली अप्लीकेबल फॉर, मैं एक पॉइंट डाल रहा हूँ, मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई स्टेप में होता है। तो जब कई स्टेप में होगा तो कैसे मॉलिक्यूलरिटी बताओगे? तो जैसे मान लो ए से आप डी जा रहे हो, यह स्टेप 1 है, ए से बी दूसरा है, बी से सी तीसरा है, सी से डी, इसको जोड़ोगे तो यह कटेगा, फिर क्या प्राप्त हो जाएगा? ए से डी। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होगी। ठीक है, हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होगी। एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। कैसे डिफाइन करते हैं? उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जितने भी स्टेप के जो रिएक्शन होंगे हर स्टेप की एक क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी होगी। समझ में आ रहा है? तो यह चीज़ याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आओ, अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन है, जो आप पढ़ते हो, जो पूछता है कंपटीशन में, उसको मैं डिफाइन करूंगा समझाकर। आओ मिटाओ उसको। देखो थोड़ा सा, कैसे डिफाइन करना है यहाँ मैं थोड़ा सा बताऊंगा। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या कहता है आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं। कोलिजन थ्योरी यह कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं, वह आपस में क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं। क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं। और कोलिजन करने के बाद किस में चेंज होते हैं? प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। यही कहता है कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी क्या कहता है? टक्कर सिद्धांत, हिंदी में क्या बोलेंगे? टक्कर सिद्धांत। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वह आपस में कोलिजन, टकराव करते हैं, आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद किस में चेंज होते हैं? प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। इतना क्लियर हो रहा है? आगे नेक्स्ट 10वें 11वें वीडियो में डिटेल पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, तो यहाँ मुझे समझाना है। अब देखो, अब कोलिजन भी दो प्रकार का होता है। मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच का कोलिजन भी दो प्रकार का होगा। एक होता है इफेक्टिव कोलिजन और एक होता है अनइफेक्टिव या इनइफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, अब जैसे देखो A2 + B2 गिव राइज टू AB। ठीक है, A2 B2 रिएक्टेंट है, 2AB प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो
A2 प्लस B2 गिव राइज टू AB। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, यह रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है A2 है, यह दूसरा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है B2। अब देखो यहाँ पर क्या रहा है, अब यह दोनों मॉलिक्यूल आपस में नज़दीक आएंगे, नज़दीक आने के बाद इनके बीच में क्या होगा, ये देखो कोलिजन हो रहा है, टकराहट हो रही है, टकरा रहे हैं। तो टकराने के बाद आप देखिए यह A इस B के साथ कोलिजन हो रहा है, यह A इस B के साथ टकरा रहा है। तो यहाँ पे जो कोलिजन है वो एक पर्टिकुलर एंगल और एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में हो रहा है। एक पार्ट देखो, यह A इसके साथ हो रहा है, यह B इसके साथ हो रहा है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम इस तरह इसको ओरिएंट कर रहे हैं, इस तरह इसको हम A, यहाँ पर क्या कर रहे हैं B। ठीक है, अब इनके बीच में यहाँ पर कोलिजन होगा। तो जब इनके बीच में नज़दीक आके कोलिजन करेंगे तो यह A केवल इस B के साथ कोलिजन करेगा, यह A और यह B क्या हो गया, किसी काम लायक नहीं है। ठीक है, तो जहां पर एक पर्टिकुलर एंगल और पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में कोलिजन हो और उस कोलिजन के पश्चात रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। समझ में आ रहा है? और जिस कोलिजन में रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन न करे और प्रोडक्ट में चेंज न हो, उसको क्या बोलेंगे, इनइफेक्टिव कोलिजन। समझ में आ रहा है? तो कोई भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करके ही प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जब रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करेगा तभी प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन जब करेगा तभी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होगी, नहीं डिफाइन होगी। अरे यार, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आइटम ऑफ रिएक्टेंट टेक्स पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में टेक्स पार्ट कब करेगा, जब वह टकरा कर प्रोडक्ट में चेंज होगा। इसमें टकराने के बाद प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी जो है वह इफेक्टिव कोलिजन के लिए ही डिफाइंड है। मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए डिफाइंड है, इफेक्टिव कोलिजन के लिए। इनइफेक्टिव कोलिजन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं है। तो दो कॉन्सेप्ट आपको मिला कि मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एंड इफेक्टिव कोलिजन। परिभाषा चेंज किया जाए, और देखिए इसको छापो पहले। एनसीईआरटी क्या कहता है, देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम of a reactant must collide effectively in elementary reaction is called molecularity of reaction। यह एनसीईआरटी यह परिभाषा कह रही है। समझ में आ रहा है क्या, कि किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल या आइटम इफेक्टिवली कोलाइड होकर एलिमेंट्री रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में वह कितना इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स या आइटम इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? परिभाषा छाप ले लो, आगे देखो। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन है, कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइन नहीं है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा जाए। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये तो लंबा वीडियो बन जाता तो अपलोड करने में बड़ी समस्या हो जाती है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान दो, A प्लस B गिव राइज प्रोडक्ट। अब इसका रेट लिखो, रेट इज इक्वल टू K A टू द पावर 1
B⁴ यह कैसे आया है? एक्सपेरिमेंटली, याद आ रहा है? एक्सपेरिमेंटली रेट लिखते हैं हम लोग। एक चीज़ और, अगर मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन Q1 आ रही है तो उसको हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर मॉलिक्यूलरिटी 2 आ रही है तो क्या बोलेंगे? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 आ रही है तो क्या बोलेंगे? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, एक्सपेरिमेंटली आपने रेट लिख लिया, रेट इज इक्वल टू K A⁴ B⁴ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन वो भी क्या होगा? 2 होगा। क्लियर हो रहा है? तो रेट से आप क्या लिख रहे हो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल रहे हो और क्या निकाल रहे हैं? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखो, एनसीईआरटी का सारा एग्जांपल है। NH4 अमोनियम नाइट्राइड डिकम्पोज होगा N2 + 2H2O। ठीक है, यहाँ रेट लिखो, रेट इज इक्वल टू K NH4 NO2⁴ यह एक्सपेरिमेंटली लिख रहे हो, अपने आप नहीं लिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली लिखा जाता है। रेट इज इक्वल टू K अमोनियम नाइट्रेट का 2⁴ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 1। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी कितना होगा? 1। ठीक है, तो यहाँ आप देखो, यहाँ पर भी सेम आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? सेम। क्या सेम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, यह भी रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री है। यह भी रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री है। और एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल, अभी छापो मत, देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ HiH2 + I2। यहाँ रेट लिखो एक्सपेरिमेंटली, रेट इज इक्वल टू K Hi⁴ यह भी रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री है। यह भी एक्सपेरिमेंटली आ गया। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? सेम आ गया। तो आप यह छापो पहले इसको, मिटाए, पॉज करके छाप लो। एग्जाम्पल सब एनसीईआरटी का है, मिटाए, इसको मिटा रहे हैं। 3 एग्जाम्पल आपको दिखाई दे, 2 एग्जाम्पल सॉरी, तीसरा देखो, तीसरा भी देख लो। 2NO + O2 गिव राइस क्या होगा? 2NO2 होगा। यह भी सिंगल स्टेप, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन। ER मतलब क्या होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन। यहाँ पर रेट क्या होगा? रेट इज इक्वल टू K NO⁴2 O2⁴1 यही होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस 2 और 1 कितना होगा? 3। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 3। ट्राई, यह हो गया यूनिमॉलिक्यूलर, यह हो गया बाई मॉलिक्यूलर, यह क्या हो गया? ट्राई मॉलिक्यूलर। यहाँ पर सेम है। अब आप देखिए इस एग्जाम्पल से क्या क्लियर हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। क्या? कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, ध्यान दो, एलिमेंट्री रिएक्शन में 99.9 या 99%, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एलिमेंट्री रिएक्शन में 99%, याद रखिएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन में 99% ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। याद रहेगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर किसके होता है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 3। ठीक है, 99%। 1% में केस को मैं बता रहा हूं जहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन अलग होते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में 99% क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आ रहा है? इतना छापो।
बढ़ा जाए। अब देखो क्लियर है, यह पॉइंट याद रहेगा, एंड रट लीजिएगा, कंपटीशन में पूछेगा। दो ऐसे रिएक्शंस हैं जो एलिमेंट्री होने के बावजूद भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे देखो एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर समझ में आ रहा है? CH3CO C2H5 प्लस H2O, क्या होगा? CH3COH प्लस C2H5OH। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आप पढ़े होंगे, एसिटिक एसिड और एल्कोहल। ठीक है, यहाँ H2O एक्ट एज अ सॉल्वेंट। क्यों सॉल्वेंट है? क्योंकि H2O इजीली अवेलेबल है, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो H2O एक्ट एज अ सॉल्वेंट मीन्स दैट इज टेकन एज एक्सेस अमाउंट, टेकन एज एक्सेस अमाउंट। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे अगर रेट लिखा जाए कि CH3CO C2H5 इंटू H2O। अब ध्यान, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। H2O एक्ट एज अ सॉल्वेंट दैट इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट। अब यहाँ पर यह 1 मोल है, यह कितना मोल है? एस्टर 1 मोल है। अब एक्सेस अमाउंट है तो इसको मान लो 1000 मोल है। H2O कितना है? 1000 मोल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एस्टर 1 मोल है, H2O 1000 मोल है। तो 1 मोल एस्टर 1 मोल वाटर से रिएक्शन करेगा ना? नहीं समझ में आ रहा है? 1 मोल एस्टर है, 1000 मोल H2O है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो बेटा 1 मोल है तो 1 मोल से रिएक्शन करेगा, 999 मोल बचा रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका 1 मोल 1 ही मोल से रिएक्शन करेगा, तो इसके कंसंट्रेशन पे कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका मतलब H2O का जो कंसंट्रेशन होगा वह क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर यह K कांस्टेंट और H2O कांस्टेंट इन दोनों का गुणा होगा तो एक नया कांस्टेंट आएगा, रेट इज इक्वल टू K डैश, और क्या हो जाएगा? CH3CO C2H5 पर 1। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे 1 और 1 2 होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए था, 2 कितना हो गया? 1। इसको बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और गया, मतलब झूठा साबित हो गया। इस नाते इसको क्या बोले? स्यूडो। नहीं समझ में आया? यहाँ H2O कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा इसका 1 मोल 1 ही मोल से रिएक्शन कर रहा है ना, 9999 मोल बच गया। तो अरे यार, समुद्र में से 2 बूंद पानी निकाल लोगे तो समुद्र का कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगा ना यार। तो 1 ही मोल इसका क्या हुआ? रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया गया है, 999 मोल बचा हुआ, तो कंसंट्रेशन क्या? ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो यह कांस्टेंट K डैश तो टू द पावर 1 होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए 2, लेकिन हो कितना रहा? 1। तो इसको क्या बोलेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन वह 1 नहीं होगा। अरे यार, 1 मोल यह 1 मोल यह, तो कितना हो जाएगा? 2, मतलब बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है? छापिए, 2 एग्जाम्पल बता रहे हैं। पहला हो गया दूसरा होगा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर C12H22O11 प्लस H2O क्या बन जाता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, केन शुगर। इन्वर्जन क्यों बोले बता रहा हूँ मैं। ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया फ्रक्टोज, ठीक है। यह केन शुगर लिवोरोटेटरी होता है, पढ़े होंगे इंटर वाले, वीएससी वाले, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ा दिया जाएगा। ये अभी यल होता है, यह होता है डी। यहाँ पर डी का अमाउंट यल से ज़्यादा है, मतलब डी क्या है, ज़्यादा अमाउंट बन रहा है। तो यहाँ यल था और डी ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, तो मतलब यल सीधे इन्वर्ट किस में हो गया, डी में। किस नाते इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। यहाँ पर भी H2O टेकन इन एक्सेस अमाउंट, कितने अमाउंट रह रहे हैं, एक्सेस। तो इसका भी कंसंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब भी सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में लिया जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा। क्यों, मैं एग्जांपल के रूप में लिया हूँ, या 1 मोल ले लो या 1000 मोल ले लो, तो इसका 1 मोल केवल इससे एक ही मोल से रिएक्शन करेगा ना। 999 मोल ऐसा सच रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर इसका देखो रेट क्या लिखोगे कि कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर या सुक्रोज इसको बोलेंगे इनटू H2O, यह कांस्टेंट है। तो यह कांस्टेंट और यह कांस्टेंट, नया कांस्टेंट रेट इज इक्वल टू K डैश C12H22O11 टू द पावर 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वह 2 होगा। यहाँ पर सेम नहीं है। तो यह 2 एग्जाम्पल एकदम याद रख लीजिएगा जो स्यूडो ऑर्डर के हैं। क्लियर हो रहा है, इसको भी बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। छापो। बड़े अब देखो अब एक एग्जांपल कॉम्प्लेक्स बता दे रहे हैं। अब जैसे देखो एक एग्जांपल एनसीईआरटी का है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन CH3 CHO इस डिकम्पोज होगा तो CH4 प्लस CO, CH4 प्लस CO, ठीक है। यह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब कितने स्टेप में होगा, मल्टीपल स्टेप में होगा, मल्टीपल स्टेप में होगा। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रेट लिखो इसका एक्सपेरिमेंटली, रेट इज इक्वल टू K CH3 CHO टू द पावर 3/2। ये पढ़ाया था मैं। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2। और यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आप सोच रहे होंगे सर यहाँ 1 मोल है तो यहाँ 1, नहीं, गलत। यहाँ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यह रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक स्टेप में हमने बता दिया, लेकिन यह क्या होगा, मल्टीपल स्टेप में होगा। क्लियर हो रहा है। आओ मिटाएं, छाप लो इसको। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, सुन लो पहले क्योंकि सुनना जरूरी है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या मैक्सिमम 3 से ऊपर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पहले कंपटीशन में पूछता था वाई मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज नॉट मोर देन 3, मतलब 4 नहीं हो सकता 5। आप तब क्या कहेंगे कि सर 4 मॉलिक्यूल का या 5 मॉलिक्यूल का एक साथ साइमल्टेनियस कोलिजन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का पॉसिबल नहीं है, इस नाते मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली किसी एक पर्टिकुलर एंगल या पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो 2 कोलाइड कर सकते हैं, 3 कोलाइड कर सकते हैं, लेकिन 4 एक साथ कोलिजन नहीं कर सकता। बहुत ही रेयर होता है, जो पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा नहीं होता है, 3 भी बहुत रेयर में होता है। ठीक है, अब आओ जो बोर्ड में पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये यूपीएससी मेंस में पूछा है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अंतर बताइए। कुछ नहीं 2-3 जान दो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यह क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब देखो पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा। एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, यह क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यह एलिमेंट्री के लिए और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए डिफाइन है, या ओनली डिफाइंड फॉर, बोलो, एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ में आ रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन निगेटिव और 0 नहीं हो सकता है, केवल 1 2 या 3 हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो 3 या बेसिक अंतर हो गया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 4 अंतर क्लियर हो रहा है क्या। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए डिफाइंड है, मॉलिक्यूलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव 0 या प्लस 2 3 निगेटिव फ्रैक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, न ही 0 हो सकता है, केवल क्या हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा पॉसिबल है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये आज का कॉन्सेप्ट हो गया, मॉलिक्यूलरिटी एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। आपको कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।